जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका अपने सबसे पुराने एलाई, जो क्लोजेस्ट एलाई है, उसमें से एक कनाडा उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। दूसरी तरफ भारत को भी देखते हैं तो अमेरिका ने ईरान के साथ ऑयल और पेट्रोकेमिकल ट्रेड लीड्स को लेकर इंडियन कंपनीज को भी और साथ ही इंडियन नेशनल्स पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत पर सैंक्शन का प्रेशर, कनाडा पर टैरिफ का प्रेशर, इंडिया पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड और दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रम्प का जो अमेरिका है वो डिप्लोमेसी कर रहा है या फिर इकोनॉमिक्स को जियोपॉलिटिकल वेपन बना रहा है। रिपोर्ट सामने आ रही है जिनके बेस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूएस हैज सैंक्शन 4 इंडियन बेस्ड फर्म्स and 3 Indian nationals under its border pressure campaign against Iran, described as Operation Economic Outcast. The sanctions are linked to alleged involvement in Iran petrochemical and petrochemical trade network. और उधर कनाडा ने क्लियर मैसेज दिया है, इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक। तो कनाडा ने भी काउंटर टैरिफ अनाउंस कर दिया है, 15%, 25%, 50% इफेक्टिव September 8 और कवरिंग अबाउट 27.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर वर्थ ऑफ यूएस इंपोर्ट्स। और ये सारा कुछ जिसमें जिन सेक्टर्स की बात करते हैं उसमें स्टील, एल्यूमिनियम, डेयरी, अलायंसेस और इस तरह की चीजें आती हैं। तो इस पर बात करेंगे कि आखिर कुछ चल क्या रहा है, और आज कई सारे सवाल है भारत और कनाडा दोनों को लेकर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान एक बार फिर से मौजूद है हमारे शो पर, डॉक्टर अंशु जोशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जोशी। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी चर्चा का भाग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले अंशु जी, हम कनाडा से स्टार्ट करते हैं। अगर अमेरिका और कनाडा जो जिस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं उस हिसाब जी, से टैरिफ फॉर्म में पहुंच सकते हैं, तो क्या ट्रम्प इकोनॉमिक्स में एलाइज का ट्रेडिशनल जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है? अंबर, हम लगातार अपने आसपास की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें जो पुराने गठबंधन हैं, चाहे वो बायलैटरल लेवल के हो या मल्टीलैटरल लेवल के हो, उनमें हम एक बड़ा बदलाव आते हुए देख रहे हैं। और जब हम अमेरिका और कनाडा की आज की खबर को, चाहे हम ये ट्रेड डील से जुड़ी हुई खबर को पढ़ें जिसमें कि कनाडा ने काउंटर टैरिफ्स लगा दिए हैं अमेरिका के ऊपर उसके सामान पर, तब जबकि अमेरिका ने पहले कनाडा पर टैरिफ लगाए। तो यदि हम इस खबर को जोड़कर देखें या हम दूसरे गठबंधनों को देखें तो हमको समझ में आता है कि किस तरह से ये जो गठबंधन है ये टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और इसके पीछे के कारण हैं। तो आपने अमेरिका और कनाडा के रिश्तों की बात निकाली। ट्रेडिशनली एक तो जब हम नक्शे पर देखते हैं और जियोपॉलिटिकली देखते हैं तो इसका कारण है जिस प्रकार से कनाडा लोकेटेड है, कि जो ट्रम्प कहते हैं कि भाई मतलब हमारा अमेरिका से का जो नेक्स्ट स्टेट है या लास्ट स्टेट है वो कनाडा है। तो ट्रेडिशनली जब हम रिश्तों को देखते हैं अमेरिका और कनाडा के, तो हमने बहुत गर्मी देखी है रिश्तों में। स्ट्रेटेजिकली दोनों देशों के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं पास्ट में। और यदि हम विशेष करके जब हम व्यापारिक संबंधों को देखते हैं तो लगभग 720 बिलियन यूएसडी का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में गुड्स का। इसमें आप देखिए 336 बिलियन यूएसडी का जो यूएस है वो अपना सामान कनाडा को भेजता है और लगभग 395 बिलियन यूएसडी का सामान वो मंगवाता है। और बड़े सेक्टर के का ट्रेड दोनों देशों के बीच में, आप चाहे इसमें मेटल्स को ले ले, पेट्रोकेमिकल्स को ले ले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ले ले, इसका दोनों देशों का आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमेशा से रिश्ता रहा है। लेकिन बीते कुछ महीनों या मैं कहूं कि बीते 2 से 3 वर्षों में जिस प्रकार से सामरिक स्थितियां और राजनीतिक स्थितियां बदली दोनों देशों के बीच, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताना शुरू किया, तो वहां से जो है रिश्तों में खटाई आनी शुरू हो गई। इसके पहले हमने देखा कि जो ये पूरा एक निज्जर वाला केस चला था जिसमें भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते प्रभावित हुए थे, ये पूरा जो एक एंगल है जिसमें
तत्कालीन जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे ट्रूडो, उन्होंने जिस तरह से तमाम जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, जो आतंकवादी थे, उनको जिस तरह से सपोर्ट किया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, हालांकि बाद में कुर्सी भी वो खो बैठे, लेकिन इसके जो रेपरकशंस थे, इससे बड़ी सुरक्षा चुनौतियां अमेरिका के लिए पैदा हुई। और इसको लेकर के फिर अमेरिका की तरफ से बार बार कनाडा को वार्निंग्स भी दी गई थी उस समय, यदि मैं याद करूं तो 2 साल पहले की बात है। और आज की जब हम बात करते हैं तो इसके बाद जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यूएस फ्लैग का पार्ट बताना शुरू किया, अपने नक्शे में बनाना शुरू किया, तो यहां से फिर जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसमें एक अविश्वास की भावना आई और अमेरिका के प्रति फिर एक संदेह की भावना आई। तो जिस तरह से वेनेजुएला में जाकर के ट्रंप ने वहां जिस तरह से पूरा एक सीन क्रिएट किया, वहां के राष्ट्रपति को रातों रात मादुरो को उनकी पत्नी के साथ उठा करके यूएस ले आया गया, वहां रिजीम चेंज करवा दिया उन्होंने, तो इसकी वजह से दूसरे देशों में भी चिंता उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर के बयान दिए, क्यूबा को चेतावनी दी और इधर कनाडा को भी एक तरह से उन्होंने बार बार वार्निंग्स दी कि भाई आप या तो मेरे फ्लैग तले आओ, मतलब आप मेरा हिस्सा बनो, यू आर एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ यूएस, नहीं तो फिर आप सैंक्शंस के लिए या टेरिफ्स के लिए, प्यूनिटिव टेरिफ्स के लिए तैयार रहो। अब कौन देश है जो आज के जमाने में अपनी संप्रभुता पे किसी भी प्रकार का चैलेंज स्वीकार करेगा? तो यहां से ना बात बिगड़नी शुरू हुई दोनों देशों के बीच में। और अब जबकि ट्रंप ने अभी पहले टेरिफ्स लगाए कनाडा पे, तो कनाडा ने पलट के फिर ये रेसिप्रोकल टेरिफ जो है वो लगा दिए हैं अमेरिका पर, और दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो इससे बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। दोनों देशों की जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो इससे जुड़े हुए उद्योग और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित होगा, कीमतें प्रभावित होंगी। दोनों देशों में इससे जो सामान दोनों देश एक दूसरे को भेजते हैं उसकी कीमतों में उछाल आएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे कोई विन विन सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रही है, यहाँ पे जीरो सम गेम भी नहीं हो रहा है कि मेरा फायदा तुम्हारा नुकसान, यहाँ दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जस्ट फॉर होता है ना कि एक जब यहाँ पे राजनीतिक टिफ हम देख रहे हैं, तो अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए दोनों ही देश जो हैं इस प्रकार के ये सैंक्शंस के और टैरिफ के वॉर में एंटर कर गए हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए कि वो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट जो है वो चलाते हुए अमेरिका ने अभी 4 भारतीय फर्मों पर सैंक्शंस लगाए हैं, क्योंकि वो ईरान से जो है तमाम तेल गैस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो है वो आयात कर रही हैं। और इसको लेकर के इन फर्म्स पे जो सैंक्शंस लगे हैं, तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर इनके जो वॉल्यूम्स हैं या इनके जो ट्रेड वॉल्यूम्स हैं वो प्रभावित होंगे। ईरान से जो भी जिस भी देश की फर्म्स या जो भी देश इस वक्त व्यापारिक संबंध कायम किए हुए हैं, वहां जाकर के ट्रंप बार बार जो है सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो रशिया से देश तेल गैस और एलपीजी आयात कर रहे हैं उन पर भी आप देखिए कि पूरा कांग्रेस में, उनके यूएस कांग्रेस में तो एक्ट ही आ गया, तो वहां पर वो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ना अमेरिका ने बाकी के देशों के लिए एक सैंक्शंस और टैरिफ्स को वेपन की तरह इस्तेमाल करके नए प्रकार का युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जहां पर उसकी अपनी, जब हम उसके जैसे लेबर सेंसिटिव एरियाज की ओर जब जाते हैं तो वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए वो भारत जैसे देशों पर आश्रित है। तो यदि वो इस प्रकार के सैंक्शंस लगाएगा तो उसी के यहाँ पर जो है मूल्य वृद्धि होगी वस्तुओं की, लोगों की जो डे टू डे लाइफ है वो डिफिकल्ट होगी, और इससे जो है अमेरिका की अपनी इकोनॉमी बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। तो ये अभी टेक्टिकली ट्रंप ये कर रहे हैं सैंक्शंस और टैरिफ्स लगा करके जो है देशों को डराने का काम, लेकिन आगे चल के अंबर ये मुझे लगता है कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। जी अंबर, आप म्यूट पर हैं। क्या आपको भी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो मैं ये कह रही थी आपसे कि कनाडा जिस तरह से मैच कर रहा है टैरिफ्स को यूएस के साथ रेट फॉर रेट, क्या ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म है या फिर हम ये कहें कि एक न्यू ग्लोबल मॉडल जो बन रहा है, किस तरह से दिख रहा है ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो उसका एक नया मॉडल बन रहा है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म की आप बात कर रही हैं?
बिल्कुल, ये आप जब अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पूरे इस यदि विजन मिशन को देखते हैं, भारत के आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया मिशन को देखते हैं, आप कनाडा की ओर दृष्टि डालें, आप चाइना की ओर दृष्टि डालें, अपने इकोनॉमिक रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने डोमेस्टिक मार्केट को और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए और डायनामिक बनाए रखने के लिए आज हम पूरी दुनिया में इस मॉडल को फैलते हुए देख रहे हैं, जिसमें हर देश मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होना चाहता है। अब ऐसे में कई लोग सवाल पूछते हैं, मैं उदाहरण देती हूं कि यदि भारत मेक इन इंडिया की बात करेगा, यदि अमेरिका मागा की बात करेगा और यदि आप दूसरे देशों से सामान आयात करना बंद कर देंगे, तो फिर उन देशों के साथ आपके व्यापारिक संबंधों का क्या होगा? फिर दूसरे देश आपसे सामान क्यों आयात करेंगे? तो इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस देश के पास जो शक्ति हो, उस शक्ति का इस्तेमाल करके जब हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाएंगे, मैं उदाहरण देती हूँ, बीते 6 महीनों में हमने अपने इंपोर्ट्स को कई गुना बढ़ाया है, लेकिन कौन से इंपोर्ट करें, हम किनका आयात कर रहे हैं? हम रॉ मटेरियल, जैसे यदि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाकर के देखूं तो लिथियम या जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको लेकर के हमने जिन देशों के पास ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके साथ बीते 6 महीनों में, एक साल में बड़े समझौते किए हैं और इनसे हम इन रॉ मटेरियल्स को आयात कर रहे हैं। तो हमारा आयात बढ़ा, लेकिन रॉ मटेरियल्स का। अब अंबर, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी बेहतरीन है, हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल और इन्वेस्टमेंट। तो अब सिंगापुर जैसे देश को आप देखो, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, उसके पास जगह की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वो क्या करता है? वो आके भारत के दक्षिण भारत में इन्वेस्ट करता है अपनी आईटी इंडस्ट्री में या हमारी सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में। आप यूरोप के देशों को देखो, आप स्लोवाकिया जैसे देश को देखो, आप स्वीडन जैसे देश को देखो, नॉर्वे जैसे, ये छोटे छोटे देश हैं पर इनके पास बहुत बड़ा पेंशन फंड है। अब इस पेंशन फंड को ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, तो ये क्या करते हैं? भारत जैसे देश की ओर देखते हैं। फिर हम इन देशों के साथ अग्रीमेंट करके अपने यहाँ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म, या हम कहें कि बायलैटरली, फिर हम इसको पूरे मार्केट, पूरे विश्व को भेज सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। अब अमेरिका पर आती हूँ। अमेरिका और भारत की स्थितियां बहुत भिन्न है। अमेरिका में जैसे कि मैंने कहा कि जो लेबर है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वहां पर जब आप मैन्युफैक्चरिंग हब्स या कैपेबिलिटीज को देखते हैं तो वो भारत की तुलना में उतनी सशक्त नहीं है। अब ऐसे में जब ट्रंप ने वहां पर मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन चलाया, तो वो आप किन डायमेंशंस को लेकर के चला रहे थे वो आपको देखना चाहिए था। अब यदि आप ये तमाम सामान, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जैसे कि चमड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ सामान, जूता, चप्पल, बैग्स, आप यदि अपने यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे तो वो आपको मंगाने से कई गुना महंगा पड़ेगा, और उसके चक्कर में होगा क्या कि वहां कीमतों में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी तो जनता परेशान होगी, फिर सड़कों पर आएगी। तो ये समझने की बात है कि आपके पास किस चीज की बहुलता है, और दूसरे देश के साथ जो भारत कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है कि आपके पास जो है, मेरे पास जो है, उसको मिलाकर के हम कैसे आगे बढ़े। तो वहां भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को देखें, हम एक नेट इंपोर्टर देश थे अंबर, अब हम एक एक्सपोर्टर देश है। हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर आज की तारीख में उसका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें, हमको रूस, इजराइल, फ्रांस जैसे तमाम देशों का सहयोग मिल रहा है अंबर, चाहे आप टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें, रॉ मटेरियल की दृष्टि से देखें, या फिर एक को मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से देखें। तो जिस मॉडल की आप बात कर रही हैं, एक हम मेक इन XYZ कंट्री की जब हम बात करते हैं, अब कनाडा उसकी बात कर रहा है, तो इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि आपके पास क्या कैपेबिलिटीज है और क्या कैपेबिलिटीज नहीं है। और यहीं पर आकर के भारत ने बहुत ही स्मार्टली, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या जब हम मेक इन इंडिया अपने कैंपेन की बात करते हैं, तो उसमें जैसे हमने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाया, हमने अपने जो तमाम ये अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स थे उनको हमने GI टैग किया, खाद्य पदार्थों को हमने GI टैग किया, और हम पूरी दुनिया को भेज रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बायलैटरली ट्रेड दूसरे देशों के साथ उनकी वस्तुओं का नहीं कर रहे। तो यूरोपियन देशों की ओर जाते हैं तो फिर वहां पर जो हमने यूके के साथ FTA किया था, तो उसमें वहां की वाइन से लेकर के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमने अपना मार्केट खोला, लेकिन हमने अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो सभी देशों के लिए बंद करके रखा हुआ है।
एंड वाइस वर्सा, यहाँ से हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वहां पर, और अपने सबसे बड़ी बात हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स, भारत सबसे अधिक यदि मात्रा में देखें तो अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को इन देशों को देने की बात कर रहा है। तो ये है अंबर, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर जो भी देश है उसका मॉडल, या ये मॉडल पूरे वैश्विक स्तर पर अभी बिल्कुल पॉपुलर हो रहा है। लेकिन इसमें हर देश को इस बात का ये कॉशन है, मैं कह रही हूं कि ये देखने की आवश्यकता है कि उनके पास किस चीज की बहुलता है, किस चीज की कमी है। जिस चीज की कमी है यदि उसको ग्राउंड बनाकर काम करना शुरू करेंगे तो फिर अमेरिका जैसी हालत होगी। जी। लेकिन एक सवाल अमेरिका को लेकर होता है कि अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं, क्या ये जो पॉलिसी है सैंक्शन की इंटरनेशनल लॉ है, या फिर ये कहें कि अमेरिका जो है अपनी इकोनॉमिक पावर के थ्रू दूसरी कंट्रीज को फोर्स करता है टू फॉलो इट्स फॉरेन पॉलिसी। और भारत की भी बात करते हैं क्योंकि भारतीय कंपनीज को भी उन्होंने सैंक्शन किया है फॉर एलिज्ड लिंक विद ईरान कंपनीज, वो सब पेट्रोकेमिकल्स और ये सब ट्रेड के लिए। तो भारत की अगर कंपनीज की बात करते हैं, उनके ऊपर लगा है कि दे हैव वायलेटेड एप्लीकेबल लॉज, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट व्हाई शुड इंडिया ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट दैट यूएस सैंक्शंस हैव ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन? अमेरिका का सैंक्शन का ये खेल अंबर बहुत पुराना है। मैं आपको 1998 की ओर ले चलती हूँ, 1998 की ओर, जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो किस देश ने सबसे पहले हम पर सैंक्शंस लगाए थे? अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे, बड़े पैमाने पर सैंक्शंस लगाए थे, और बहुत वार्निंग्स आई थी। और तब फ्रांस जैसे देश ने, इजराइल जैसे देश ने हमारा साथ दिया था। तब के फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने तो ये बयान भी दिया था कि भारत इस प्रकार का देश नहीं है कि अशांति के लिए या किसी के अहित के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा, और हम भारत के साथ खड़े हुए। और उस समय जब अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाए थे, तो न सिर्फ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, अच्छा हमने अमेरिका कनाडा से बात शुरू की ना, तो फिर उसके बाद कनाडा ने भी हम पर सैंक्शंस लगा दिए थे, और हमारी जो यूरेनियम को लेकर के डील थी वो बाधित हुई थी। तो ये अमेरिका का स्वभाव रहा है शुरू से। जब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, जब हम नजर डालते हैं, तो अपने औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के सहारे अमेरिका जो है ग्लोबल पावर बना अंबर। तो अमेरिका को, और फिर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना, सैन्य शक्ति तो वो था ही। तो अमेरिका को पता है कि वैश्विक स्तर पर वो जो एक हेजेमोनिक पावर बन के उभरा, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो क्या करता है ना, इसीलिए चाइना से कॉम्पीट करता है। तो वो किसी दूसरे देश को अपनी लाइन में आने ही नहीं देना चाहता है। और अमेरिका के ट्रेड वॉल्यूम्स यदि आप देखो, तो भारत के साथ भी आप देखें ना, हमको क्यों परेशानी हुई, जो भी थोड़ी बहुत हुई, जब हम पर प्यूनिटिव मेजर्स लगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रेड सरप्लस था हमारा। मतलब हम जो सामान भेज रहे थे उसकी जो कीमत थी वो मंगाने वाले सामान से ज्यादा की थी। एक बड़ा 48 से 49 बिलियन यूएसडी का ट्रेड सरप्लस था अपना यूएस के साथ में। तो जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे तो उसकी बात आई, अपने लेबर सेंसिटिव सेक्टर्स की बात आई, अपने वो जो लोग थे जो इन उद्योगों से जुड़े हुए थे उनके एम्प्लॉयमेंट पे बनाई थी। तो वहां से भारत ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया अपनी आउटरीच को फॉर ट्रेड रिलेशंस, फॉर एक्सपोर्ट्स, और इसके अलावा अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी हमने हमारा मार्केट बहुत बड़ा है अंबर, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया इसीलिए आज भारत के साथ एफटीए करना चाहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस हम इन देशों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे वेस्ट एशिया के देश हों, चाहे आप ईस्ट एशिया की ओर जाकर के देखें। तो अमेरिका ने लगातार, आप देखें कि जब किसी देश की कोई पॉलिसी अमेरिका को पसंद नहीं आई या उसका कोई आगे बढ़ना उसे पसंद नहीं आया, तो उससे सैंक्शन लगाए। भारत पर भी सैंक्शन लगाए, लेकिन जिस पर सैंक्शन लगते हैं वो किस तरह से इसका जवाब देता है, वो इस शस्त्र को किस तरह से निरस्त्र करता है, इसकी बात रहती है, इसका पूरा खेल रहता है। जब हम पर 1998 में सैंक्शंस लगे, हम बिल्कुल नहीं घबराए। हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, हमें बनना है और हम आगे बढ़ेंगे। हमें दूसरे देशों ने सहायता की। और फिर मैं आपको बताऊं कि जब अगला एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएस का, तो उन्होंने वो सैंक्शंस लिफ्ट भी किए। अच्छा, कई बार पॉलिटिकल विल की भी बात आती है अंबर। आप जैसे ट्रंप को देखो, ट्रंप अपने ये जो सेकंड टाइम का इनका कार्यकाल है ना, इसमें ये प्यूनिटिव टैरिफ्स और सैंक्शंस का खेल लगातार खेल रहे हैं। ईरान पर अटैक किया ही है, वेनेजुएला में जो किया है वो किया ही है, ग्रीनलैंड्स को लेकर के, क्यूबा को लेकर, कनाडा को लेकर जिस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए वो दिए ही हैं। तो एक लगातार पॉलिटिकल विल भी यहां पर मैटर करती है कि किस प्रकार का लीडर उस देश को संचालित कर रहा है। तो ये वो दौर है जिसमें कि यूएस ने मैक्सिमाइज कर लिया है वेपनाइजेशन ऑफ इट्स सैंक्शंस एंड
टैरिफ। लेकिन अब चाइना जैसा देश है, वो तो नहीं झुकता है ना। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे चीन पर, हमारे साथ ही लगाए थे अब पिछले साल, तो अमेरिका ने उस पर 25% और बढ़ा करके टैरिफ लगा दिए यूएस के ऊपर, तो यूएस को पीछे हटना पड़ा। हमने भी यही बात की, हमारे खैर वैसे भी रेसिप्रोकल टैरिफ थे, लेकिन हमने भी यही बात की। तो आप जवाब इसका किस प्रकार से देते हो, इसका पूरा ये मैं कहूंगी कि सामरिक और कूटनीतिक खेल है। और ट्रंप, मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये नई दुनिया है, इसमें पावर की डेफिनेशन अलग है, पावर के एलिमेंट्स अलग है, इसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, बायलैटरल मल्टीलैटरल, वो बहुत अलग तरीके के हो चुके हैं। तो इसमें यदि वो पुराने तरीके का खेल खेलेंगे ना, तो वो कारगर साबित नहीं होगा। जी अमर। जी, तो एक और सवाल भारत की अगर हम उससे बात करें, आज अमेरिका इंडिया के फर्म्स पर ईरान के एलिजेड ट्रेड लिंक्स के लिए सैंक्शंस लगा रहा है। कल किसी और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे ट्रेड डिसीजन पर प्रेशर बढ़ा सकता है। तो क्या इंडिया के पास इनफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है टू से दिस इज आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड वी विल डिसाइड आवर पॉलिसी आवरसेल्फ, बिकॉज हमारे पास जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विदाउट इकोनॉमिक रेजिलियंस कैन बिकम वेरी फ्रेजाइल। देखो अंबर, मैं पहले एक उदाहरण फैक्ट बताती हूँ, इसके बाद बात समझाने का प्रयास करूंगी, इसका उत्तर देने का जी प्रयास करूंगी। जब हम जी पर ट्रंप ने प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए तो बड़ा हल्ला मचा कि हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, हमारा जो लेबर सेंसिटिव सेक्टर है उसका क्या होगा, लोगों के रोजगार का क्या होगा। हम अभी भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। उन टैरिफ्स के बावजूद हमने एक क्वार्टर में 7.2 या 3% की अपनी जीडीपी ग्रोथ दर्ज की थी, और उसके बाद ऑल टाइम हाई हम 8% पार गए थे अपनी जीडीपी की ग्रोथ में। और हमारा जो एनुअल रेट था वो भी हमने पिछले वर्षों से अधिक का, एक हमारा जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ का रेट था वो हमने 6.5% से ज्यादा का वो रेट था, लगभग 7% का हमने मेंटेन करके रखा था। तो ये हमें समझने की बात है कि ये जो भारत है, ये नया, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कहती हैं, ये नया भारत है। हम अपने व्यापार के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था के लिए किसी एक देश पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। हमने अपने डोमेस्टिक मार्केट को बहुत मजबूत बनाया है पिछले 12 वर्षों में। हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत मजबूत किया है। हमारे यहाँ लोगों की परचेसिंग पावर बहुत बड़ी है अंबर। और आपको बताऊं कि हमारी जो प्रोफेशनल मोबिलिटी है वो बहुत अच्छी है इस वक्त। तो अमेरिका के साथ जब इस प्रकार की चुनौती आई हमारे सामने, हमने तुरंत अपनी आउटरीच को डाइवर्सिफाई किया। जब हमने ईयू के साथ ये मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जो उर्सुला वॉन ने डावोस में डिक्लेयर किया था कि वी आर गोइंग टू साइन मदर ऑफ ऑल डील्स विद इंडिया, तब समझने की बात है कि स्ट्रेटेजिकली ये तमाम जो यूरोप के देश थे ये अमेरिका से ड्रिफ्ट हो रहे थे। इनका ट्रंप से भरोसा समाप्त हो चुका है। ये तमाम देश एक नए सहयोगी को ढूंढ रहे थे, और ऐसे में भारत के रूप में इनको वो ट्रस्टेड पार्टनर मिला, जिसके साथ फिर उन्होंने हिस्टोरिक ये एक एफटीए भी किया और हमने एक डिफेंस पैक्ट भी किया। लोग ये भूल जाते हैं, हमने ट्रेड डील के साथ साथ एक डिफेंस पैक्ट भी ईयू के मेंबर नेशंस के साथ किया है, जो बहुत ही बड़ा ये अनाउंसमेंट था। इसके अलावा उसी समय 30 जनवरी 2026 को अरब लीग के देश पश्चिम एशिया से आए थे, और एक हिस्टोरिक पैक्ट उनके साथ भी हमने किया था। अब चूंकि पश्चिम एशिया का भी संकट बना हुआ है, तो गल्फ कंट्रीज के साथ, जीसीसी के साथ हम जो एफटीए फाइनलाइज राउंड में हम चल रहे हैं वो अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आगे कुछ महीनों में वो भी फाइनलाइज होगा। तो भारत ने अपने पार्टनर्स जो हैं, अपना जो आउटरीच है उसको बढ़ा लिया है, डाइवर्सिफाई कर लिया है, व्यापार के लिए, आयात और निर्यात दोनों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आज हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं है अंबर। तो हमने क्या किया, उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। और हमारा जो ट्रेड सरप्लस, जो यूएस, पहले यूएस पे डिपेंडेंट था, एक बड़ा ट्रेड सरप्लस हम वहां से जनरेट कर रहे थे, हमने ईयू नेशंस के साथ इस प्रकार का प्लान बनाया। हमने जो हमारे दूसरे पार्टनर नेशंस हैं जो ईस्ट एशिया से आते हैं, जैसे साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, हमारे जो आसियान के मेंबर नेशंस हैं, उनके साथ हमने इस तरह का मॉडल डेवलप किया कि हम अगले 3 से 5 साल में लगभग 100 बिलियन यूएसडी का ट्रेड सरप्लस जो है वो इन देशों के साथ व्यापार करके अपना सामान यहाँ बेच के और हम क्रिएट कर सके। तो ये एक रोड मैप पे हम बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। यही कारण है कि आप अपनी क्वार्टरली ग्रोथ को देखो, आप अपनी एनुअल ग्रोथ को देखो, वो हैम्पर्ड नहीं है। अपनी डे टू डे लाइफ इंडियंस की हैम्पर्ड नहीं है। और ऐसा कोई इन्फ्लेशन या बहुत और मुद्रास्फीति बहुत ऐसे एक लेवल पे कि वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाए,
का हम सामना नहीं कर रहे हैं। जब हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है, चाहे अब इनफैक्ट अभी जो जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुई, उसके बाद हमने चीन, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, इन तमाम देशों को स्ट्रगल करते देखा है अंबर। उनके लोगों ने डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल किया है। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक तरफ अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट को मजबूत करके चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो तमाम एफटीएज हैं और कॉम्प्रहेंसिव जो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स हम करते चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ, उसके माध्यम से लगातार अपने दोनों दो तरफा व्यापार को हम सशक्त करते चल रहे हैं। तो यही कारण है कि ये जो भारत है ये अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। और यदि इस तरह के कोई सैंक्शंस या टैरिफ्स लेकर के ट्रंप आते भी हैं तो पिछली दफे भी लेके आए थे, हमने बहुत अच्छा जवाब अपनी ग्रोथ के माध्यम से दिया था और अभी भी वही करेंगे। जी बिल्कुल। और भारत, ऑफ कोर्स भारत तो अमेरिका के आगे झुका नहीं, लेकिन आज जो दोस्तों दुनिया है वो एक डेंजरस इकोनॉमिक ट्रांजिशन के बीच खड़ी है। वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही है, वॉर्स बैंक्स के थ्रू, टैरिफ्स के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू और सप्लाई चेन्स के थ्रू लड़ी जा रही है। और अमेरिका की अगर हम देखते हैं तो अमेरिका जिस तरह से टैरिफ को और इकोनॉमी को टूल बना रहा है, वो साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका has sanctioned companies allegedly linked to Iranian trade. Canada has responded to US tariffs with retaliatory tariffs of up to 50%. The message is very clear. In the new world, economic has it has become geopolitics. And for India, the lesson should be equally clear. India should be looking at this like America is important, but India is not America's extension. Similarly with Russia, Russia is important for India, but India is not extension for Russia. And also Middle East, similarly, and India's foreign policy must have only one permanent guide, that India first. And of course, we consider our national interests foremost. Anshu ji, बहुत बहुत धन्यवाद for joining our show. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता